सो हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो हम कर रहे थे लास्ट मिनट रिवीजन और इस सीरीज में हमने 3 सब्जेक्ट्स अभी तक कर लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस। ठीक है, आपका सीडीपी रह रहा था और मैथ्स रह रही है। सो आज हम करेंगे सीडीपी का रिवीजन। और एक बात मैं जो आपको क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको 100% कंटेंट नहीं मिलेगा सीडीपी का, बट हाँ यहाँ पर 100% इंपॉर्टेंट कंटेंट जरूर मिलेगा सीडीपी का। आपके एग्जाम में जाने से पहले क्या वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़ के जानी चाहिए, जो रिवाइज होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो में नीचे। वहां पर जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है कौन कौन से। ये बात आपको भी पता है कि डेवलपमेंट का चैप्टर जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। वहां से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कम से कम। उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मतलब 5-6 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे मिनिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। पियाजे वाइगॉत्स्की कोलवर्ग, यहाँ से भी आपके 4 से 5 नंबर पक्के हैं। और पूरा पेपर देखा जाए तो पूरे पेपर में पियाजे और वाइगॉत्स्की आपको 6 नंबर तक मिल सकते हैं। ठीक है, टोटल। इसके बाद एनसीएफ और सीसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 5 से 6 नंबर आ जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन अकेले अकेले ही 5 नंबर का क्वेश्चन टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर यहाँ से भी हैं। इसी तरीके से ये सारे जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं ना, सारे ही सारे वीवीआईपी टॉपिक है, मतलब हीरा टॉपिक है, बिल्कुल आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ मैंने आपको पहले भी पता होगा, ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक चेंजेस हैं हमारी बॉडी में। मात्रात्मक चेंजेस कैसे? हमारे वजन बढ़ रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, ये क्या है? मात्रात्मक, क्वांटिटी वाली चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो ये होता है ग्रोथ। और डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट के अंदर आपका ग्रोथ भी आ जाता है, यानी क्वांटिटी भी आ जाएगी और क्वालिटी भी आ जाएगी। क्वालिटी कैसे? आपका दिमागी विकास हो रहा है, आपके संवेग विकसित हो रहे हैं, आप और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में आएंगी। यानी बॉडी में हम एक तरह से कह सकते हैं जो ओवरऑल चेंजेस हैं उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कॉन्सेप्ट जो है, ग्रोथ जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी बड़ा कॉन्सेप्ट है, व्यापक अवधारणा है। ये जो है ग्रोथ जो है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, पर जो डेवलपमेंट है वो आपने सुना भी होगा, वूम टू टॉम चलती है, यानी कब गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी मृत्यु तक चलती है ये प्रक्रिया। इसके बाद डेवलपमेंट को मापना मुश्किल होता है, वहीं ग्रोथ को हम आसानी से माप सकते हैं। हाइट वेट है भाई, आसानी से मापा जा सकता है, पर आपका दिमाग कितना बढ़ गया, 2 किलो बढ़ गया दिमाग, 4 किलो बढ़ गया, या आपको 4 किलो गुस्सा कम आता है, क्या ये चीजें मेजरेबल हैं? नहीं, ये चीजें काफी मुश्किल होती है मेजर करना। इसके लिए आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है, स्पेशली इन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके ये चीजें नजर आती हैं डेवलपमेंट की, या फिर लॉन्ग पीरियड में नजर आती हैं। ठीक है, जब ज्यादा टाइम हो जाता है। अब हम डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो डेवलपमेंट होता है वो मॉडिफिएबल है, बट रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब आप पीछे नहीं जा सकते। एक बार आप जितना डेवलप हो गए, आप एक बार थर्ड क्लास में आ गए, तो क्या आप फर्स्ट क्लास में दोबारा पढ़ने जाओगे? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग विकसित हो चुका है अब थर्ड क्लास के हिसाब से। तो अब मतलब जो चीजें एक बार विकसित हो गई हैं वो दोबारा से रिवर्स नहीं होती। ठीक है, बट मॉडिफिएबल है। भाई आज अगर आप थर्ड क्लास में हो तो कल को सिक्स क्लास में जाओगे, आपका दिमाग और विकसित हो जाएगा, मॉडिफाई होगा और ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मैं आपको समझा ही चुका हूँ, जन्म जन्म से लेके मृत्यु तक चलती ही रहती है। प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल का क्या मतलब है? यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। लाइक आप इन्फेंसी में हैं, फिर आपका चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा, फिर मैच्योरिटी आएगा, और सबकी अपनी अपनी एक खासियत है कि भाई मैच्योरिटी जब आएगी आपको ये चीज़ें आप कर लेंगे आसानी से, या चाइल्डहुड में आप ये चीज़ें कर लेते हैं, आप खेलना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, ये चाइल्डहुड में। तो इस तरीके से जो सारी स्टेजेस हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो पैटर्न है वो फिक्स है, इसलिए हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। भाई हमें पता है कि इस साल इस उम्र का बच्चा इस उम्र में ये चीज़ें करता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, ये मैंने आपको बता ही दिया। हाइट वेट और दिमागी विकास, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट कैसे है? जो मतलब ये तो आपको पता है कि हर इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं। भाई हो सकता है कि कोई बच्चा 7 महीने में चलना सीख जाए और कोई बच्चा 1 साल में चलना सीखे, तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहाँ पर हैं। ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले होता है। ये चीज़ें आपने पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी, अब आप रिवीजन कर रहे हैं अगर, तो अगर आप पहली बार पढ़ने आए हैं तो भी समझ लीजिए, जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी का भी बराबर का हाथ है और एनवायरनमेंट का भी। कहीं कहीं कुछ पक्ष ऐसे हैं जो हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे आपका दिमागी विकास,
अगर आपके माता पिता तेज हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका भी जो संज्ञान है वो विकसित होगा, तेज होगा, आईक्यू लेवल हम कह सकते हैं। और एनवायरनमेंट का असर, जैसे आप भाषा को कह लीजिए, आप अगर एक अच्छे भाषा परिवेश में है जहाँ पर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो आपका लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो जाएगी। वहीं अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ कोई और आपके पास आसपास नहीं है तो आपकी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। तो इस तरीके से दोनों जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्शंस, डेवलपमेंट की डायरेक्शंस, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमेडिस्टल, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा अगर, तो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। ए फिगर देखिए ये वाला, फर्स्ट है सेफेलोकॉर्डल, मतलब सिर से पैर की ओर, डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो है सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद वो बैठना सीख जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो चलना सीखता है या खड़ा होना सीखता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले उसने अपने सिर को कंट्रोल में किया, फिर उसकी बाकी की बॉडी कंट्रोल हुई, फिर नीचे की बॉडी कंट्रोल हुई। इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की ओर हो रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, ठीक है, सिर से पैर की ओर, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं इसे हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट है जो प्रॉक्सिमेडिस्टल है, यानी शरीर के मध्य से बाहर की ओर। पहले आप सेंटर बॉडी को कंट्रोल में करते हैं बच्चा, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो बाहर की तरफ बढ़ता है। पहले आपने देखा होगा बच्चा पहले बैठना सीख जाएगा, फिर वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है धीरे धीरे। पहले वो बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथों में डेवलपमेंट शुरू होता है, उसकी उंगलियों में डेवलपमेंट शुरू होगा। तो इस तरीके से सेंट्रल बॉडी पहले डेवलप होगी, उसके बाद जो आउटर बॉडी है, पेरीफेरी की बॉडी है, वो डेवलप होगी, ठीक है। फिर उसके पैर इतने मजबूत हो जाएंगे वो दौड़ना सीख लेगा। तो इस तरीके से ये होता है शरीर के मध्य से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमेडिस्टल कहते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूर है, पर यहाँ से कम चार चार से 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। अब इसकी कुछ 4 स्टेजेस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली स्टेज है आपके लिए इन्फेंसी, दूसरी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, फिर है लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। हिंदी में इनका नाम शैशवावस्था है, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। फिर पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक। और इसी तरीके से किशोरावस्था जो है 12 से 18 या फिर 12 से 19 आप कह सकते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली जो क्वेश्चन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से जोड़कर ही आता है। ये एक ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश की, अगर आपको अच्छी लगे, आप इसको याद रख सकें तो रख सकते हैं, पीएला। अगर आपको ये लगे लिंकेबल तो आप लिंक करके इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्फेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चा जो है वो सेंसेस से सीख रहा होता है, मतलब आप आसपास देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं चीज़ों को, और उससे ही आपका विकास हो रहा होता है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट हो रही होगी यहाँ पर बहुत तेज। मोटर डेवलपमेंट कैसे, मतलब गतिक विकास, आप चलना सीख रहे होंगे, बोलना सीख रहे होंगे, चीज़ों को पकड़ना सीख रहे होंगे, ये हो गया आपका मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो फास्टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो अर्ली चाइल्डहुड, वहाँ पर इसको प्ले एज या टॉय एज भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है खिलौनों से खेलने लगता है, इसलिए प्ले एज या टॉय एज कह देते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे भी फास्ट होगा, पर यहाँ फास्टेस्ट होगा, यहाँ फास्ट होगा, ये आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा तेज होगा, वो है आपका भाषा विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए फास्टेस्ट पीरियड जो है वो अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 6 वर्ष, ठीक है। इसको इमिटेटिव और क्यूरियोसिटी की एज कहते हैं, बच्चा नकल करता है एक दूसरे की, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है आसपास की, अपने एनवायरनमेंट को जानने समझने के लिए। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़, अर्ली चाइल्डहुड वो टाइम पीरियड है जब बच्चा पहली बार अपने सामाजिक परिवेश के कॉन्ट्रैक्ट में आता है। वो भी कैसे, जो उसका दूसरा सोशलाइजेशन एजेंट है स्कूल। स्कूल जब वो जाना शुरू करता है तो समाज के कॉन्टेक्ट में आता है, और धीरे धीरे उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, जो है उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर मैच्योरिटी आती है जो मोटर डेवलपमेंट्स में, मतलब जो गतिक कौशल है आपके हाथों पैरों का जो प्रयोग है उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। अब बच्चा बिना गिरे भाग सकता है, दौड़ सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको गैंग एज और स्कूल एज भी कहते हैं। वो कैसे, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है, ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, इसलिए। सुडो मैच्योरिटी क्या होती है, जब बच्चा अपने आप को मैच्योर समझने लगता है। वो होता नहीं है मैच्योर असल में, पर अपने माँ आपने देखा होगा कि बच्चा अपने माँ बाप को इस उम्र में कहता है कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो ये है सुडो मैच्योरिटी, ठीक है, अब मैं इस काम को कर सकता हूँ। इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है, और धीरे धीरे इंडिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंसी कैसे, अब वो अपनी यूनिफॉर्म खुद पहन सकता है, मतलब जो उसके बेसिक काम है वो अपने आप करने लग जाता है, यूनिफॉर्म पहनना, खाना खाना, पानी पीना, ये सारी चीज़ें अब वो अपने आप करने की कोशिश करता है, ठीक है। एडोलेसेंस क्या है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष या 12 से 19 वर्ष भी आप कह सकते हैं। इसको गोल्डन एज कहा है, लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है इसको एरिक्सन ने, ठीक है।
ये भी आप याद रखेंगे। स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये कहा है स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस को, ठीक है। और ये जो है ट्रांजिशनल पीरियड है। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब कैसे, यहाँ पर आप चाइल्डहुड के बाद मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसके बीच का ये टाइम होता है एडोलेसेंस, जहाँ पर आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है, ठीक है। और इस उम्र में बच्चे डे ड्रीमिंग जैसी हरकतें करते हैं, मतलब हरकतें क्या, वो वो सोचते रहते हैं कि काश ऐसा होता या ऐसे होता या ये चीज़ें ऐसे होती, ये हो गई डे ड्रीमिंग, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चार जो प्रकार कह सकते हैं या बेसिक टाइप्स हम कह सकते हैं, वो ये है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपको पता भी होगा, पीसीएससी, इससे याद रख सकते हैं। शारीरिक विकास में क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी अ, ऐसे काम जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, जैसे दौड़ना हो गया, भागना हो गया, इसमें आपकी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है ना, बड़ी, तो इसको हम कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स। और फाइन मोटर स्किल्स वो होगा जहां पर आप छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे पेन पकड़ना हुआ उंगलियों से, तो लिखना हुआ, चित्र बनाना हुआ, तो यहाँ पर आपकी छोटी मांसपेशियां प्रयोग होगी, इसलिए ये फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास इसे कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपको संज्ञानात्मक विकास भी देखने को मिलेगा। तो जब आपका संज्ञान विकसित हो, आपकी समझ विकसित हो, चीज़ों के मतलब दिमाग से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, वो सारी आपकी संज्ञानात्मक विकास में आती हैं। सामाजिक विकास, जब आप समाज के रूल, नियम, कायदे, कानून, इन सारी चीज़ों को समझने लग जाएं, तो आपका सामाजिक विकास है। संवेग मतलब आपके जो इमोशंस हैं, जब आप उनको समझ जाएं। इंटीग्रेटेड और इंटर रिलेटेड का क्या मतलब है, ये जो चारों हमारी टाइप्स हैं, ठीक है, ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं और इंटर रिलेटेड हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करती हैं और एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। कैसे भाई, अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बाधित होता है, तो आपका दिमागी विकास भी बाधित होगा, आपको कई चीजें फेस करनी पड़ेंगी, मतलब इस तरीके से अगर एक चीज बाधित होती है तो दूसरी चीज पे भी असर पड़ेगा, बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण मतलब जब आप समाज के नियम, कायदे, कानून और उनके मानकों को समझना शुरू करें और उनमें अडॉप्ट कर लें और उनमें सक्रिय साझेदारी करने लग जाए, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करने लगे आप अपने समाज में, तो वो हो गया आपका सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन की कुछ एजेंसीज है जहाँ से आपकी सोशलाइजेशन होती है, समाजीकरण आपका होता है। वो कौन कौन सी है, परिवार, परिवार में आपका समाजीकरण होता है, पड़ोस, सहकर्मी समूह, स्कूल, मीडिया, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसको टाइप्स में, दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्राथमिक और दूसरा है गौण यानी सेकेंडरी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें जो पहला उसे समाज मिलता है वो छोटा एक समाज का रूप यानी परिवार मिलता है, ठीक है। प्राइमरी एजेंट जो है वो आपकी फैमिली है, ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन में आपको प्राइमरी एजेंट में हमेशा फैमिली ही चूज करना है, ठीक है। सोशलाइजेशन की प्राथमिक इकाई कौन सी है, वो है परिवार यानी आपकी फैमिली। उसके बाद सेकेंडरी जो है वो मेनली स्कूल है। इसके अलावा ऑप्शंस में कई बार आपको दूसरे ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप प्राइमरी हमेशा परिवार को देखेंगे, सेकेंडरी अगर स्कूल ऑप्शन में है स्कूल तो इसको चूज करेंगे, वरना फिर उसके साथ जो हो उसके साथ आप बेस्ट ऑप्शन देख के जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ध्यान यही रखना है कि प्राइमरी हमारा फैमिली है और सेकेंडरी हमारा स्कूल है, ठीक है। इसके अलावा दो और बेसिस पे इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, वो है एक्टिव और पैसिव, यानी जहां पर आप सक्रिय साझेदारी निभा रहे हो और जहां एक जगह जहां आप निष्क्रिय हो, पैसिव हो। जैसे फैमिली, फैमिली में आप आमने सामने बातचीत कर रहे हैं तो आपका समाजीकरण जो है वो एक्टिव रूप में हो रहा है, सक्रिय रूप में हो रहा है। लेकिन आप अगर किसी टीवी के सामने बैठे हैं या आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप पैसिव हैं, वहां पर आप दोनों एंड्स पे आपकी बातचीत नहीं हो रही, आप सिर्फ एक तरफ से चीजों को सीख रहे हैं। तो ये हो गया आपका पैसिव। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, यहीं से आपका समाजीकरण जो है वो सबसे ज़्यादा तेजी से शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, लर्निंग जो है वो सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक प्रक्रिया, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है यानी सामाजिक संरचना है, इसको समाज ने बनाया है। जेंडर क्या है, मतलब बेसिकली महिला और पुरुष, यानी महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये ही काम करेंगे, ये है एक जेंडर रोल्स कहते हैं इसको, ठीक है, सामाजिक भूमिकाएं। तो जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जैविक संरचना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग यानी लैंगिक रूढ़िवादिता। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का जो क्वेश्चन है वो आजकल सारे सेक्शंस में आपको देखने को मिलने लग गया है, इवन मैथ्स में भी आपको ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, आने लग गए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर होता क्या है रूढ़िवादिता, यानी ऐसी चीजें जो बहुत समय पहले तय हो गई या मान ली गई और वैसी ही चलती आ रही हैं,
जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ही खिलौनों से खेलेंगी या गुड्डे गुड़ियों से खेलेंगी, लड़के हमेशा बैट बॉल खेलेंगे। इस तरह की जो चीजें हैं, ये है स्टीरियोटाइपिंग। क्या लड़का रो नहीं सकता, या क्या लड़का बैडमिंटन नहीं खेल सकता, या गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेल सकता? पर समाज में कुछ चीजें हैं जो पहले से तय कर दी गई हैं, तो वही चलती आ रही हैं, तो हम इसी को कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, तो आपको ये चीज इसके साथ जाना नहीं, ये ध्यान रखना है, आपको इसका अपोज करना है, लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट है जेंडर बायसनेस। बायसनेस मतलब है पक्षपात, जब आप किसी एक तरफ ज्यादा झुके हुए हो। स्टीरियोटाइपिंग और बायसनेस आपको लगभग सेम लग सकती है, बट डिफरेंस ये है कि स्टीरियोटाइपिंग क्या है, पुरानी बातें जो हम मानते चले आ रहे हैं, पर बायसनेस होता है जब आप किसी एक तरफ ज्यादा झुके हुए हो। आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं जहां पर आप सिर्फ लड़कियों का ही ध्यान दे रहे हैं, लड़कों को आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया, आपने उन पर कुछ कहा ही नहीं या उनसे कुछ बोला ही नहीं, तो वो हो गया बायसनेस। ठीक है, यानी जब आप किसी भी एक तरफ ज्यादा झुके हो, या तो लड़कों की तरफ या लड़कियों की तरफ, तो आपको इसे भी बढ़ावा नहीं देना। नेक्स्ट टर्म है आपके सामने जेंडर पैरिटी। पैरिटी मतलब लैंगिक समता। जब आप इस चीज को आपको बढ़ावा देना है, मतलब आपको सबको बराबर इक्वल इक्विटी देनी है। ठीक है, इक्वालिटी देनी है, इक्विटी देनी है, और जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब कैमरा पर्सन यूज करते हैं, कैमरा मैन यूज करते हैं, तो उस शब्द से उसमें एक पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी इंसान यानी आदमी के बारे में बात हो रही है, मैन के बारे में, तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, कैमरा पर्सन। तो इस तरह की भाषा यूज करनी है जिससे आपको मेल या फीमेल का पता ना चले, बस काम का पता चले। ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज को आपको बढ़ावा देना है, जेंडर पैरिटी आप उसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। मोटिवेशन मतलब, मोटिवेशन जो है वो एक ऐसी एनर्जी है या फिर ऐसी प्रोसेस है जो हमें किसी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने और उसे खत्म करने यानी उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा देती है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति भरती है। ठीक है, ये होता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये आपको पता ही होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जब कारण आपके अंदर हो, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे उसकी खुशी है, या उसको मैं अपने ऊपर मास्टरी करने के लिए या किसी उद्देश्य से कर रहा हूँ, जो उद्देश्य मेरे अंदर है, तो वो है इंट्रिंसिक, आंतरिक। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा क्या है, जब आप किसी बाहरी उसके कारण की वजह से काम को करने होगी, जैसे आपको नुकसान हो सकता है, आपको किसी चीज की भरपाई करनी होगी, इनाम मिल रहा है, कोई सजा मिल रही है, यानी जब कारण बाहर है, तो वो हो गया आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पक्का। इसके बाद अब जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या कह लो कि बीवीआईपी टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट वांटेड टॉपिक, वो है पियाजेट थ्योरी, वाइगॉत्स्की थ्योरी और कोलबर्ग थ्योरी। प्याजे और वाइगॉत्स्की आपको पूरा पेपर मिला करके, प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग मिला के कम से कम 6 से 7 नंबर पूरे पेपर में मिल जाते हैं, और सिर्फ सीडीपी की बात करें तो 4 नंबर कम से कम आपको इन तीनों थ्योरीज से मिल जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों थ्योरीज। सबसे पहले बात करते हैं प्याजे की। प्याजे जो है वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण आप स्वयं करेगा, अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो वो होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो प्याजे और वाइगॉत्स्की जो दोनों हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, यानी नन्हे वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और चीजों के बारे में खोज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनकी थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे स्कीमा और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा इन्होंने कहा कि जो जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे दिमाग में एक अलग अलग से मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ पॉकेट्स बने हुए हैं या फिर कमरे बने हुए हैं। भाई तुमने खाना देखा, तो खाना तुम्हारे दिमाग के एक अलग कमरे में जाके सेव होगा। तुमने दोस्तों के बारे में बात की, तो दोस्तों का तुम्हारे दिमाग में एक अलग स्कीमा होगा। तो इसका मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग अलग स्कीमा होता है। ऐसा कौन कहते हैं, पियाजे। ठीक है, एसिमिलेशन होता है आत्मसातकरण, यानी जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। एक छोटे बच्चे ने बिल्ली को पहली बार देखा और उसके 4 पैर हैं, उसकी 2 पूंछें हैं, वो म्याऊं करती है, तो ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी और उसने इसका स्कीमा बना लिया अपने दिमाग में, तो ये हो गया एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जब आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़े या मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़े या फिर नॉलेज को मॉडिफाई करने की जरूरत हो। मॉडिफाई कैसे, भाई तुमने पहले, बच्चे ने पहली बार बिल्ली देखी थी, उसने एसिमिलेट कर लिया। ठीक है, अब उसने एक चीते के बच्चे को देखा, ठीक है, यानी कब को देखा, तो अब वो भी बिल्ली जैसा दिखता है, उसकी भी बॉडी पे बिल्ली जैसे पैटर्न्स हैं, उसके भी 2 पैर हैं, उसकी भी पूंछें हैं, तो बच्चा उसे भी बिल्ली समझ सकता है। पर जब अगर उसे कोई बताएगा कि बेटा ये बिल्ली नहीं, एक टाइगर है और ये रोर करता है, ठीक है, यानी दहाड़ता है,
तो वहां पर क्या होगा, एक नई नॉलेज उसके सामने आ गई। अब उसको या तो वो एडजस्ट करेगा या कहीं और मॉडिफाई करेगा या फिर एक नया स्कीमा बनाएगा, तो इसको हम कहते हैं समायोजन। ठीक है, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले भी आपने समझ रखी होंगी, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिवीजन के हिसाब से। रिवीजन में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आप सारी चीज़ों को समझ जाएं एक बार, और फटाफट से आपका रिकॉल होता चला जाए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। इनकी थ्योरी जो थी, ये आपको पता होगा कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए थ्योरी दी थी। ठीक है, SPCF आप इसको मान सकते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। देखिए, अगर आपको याद ना हो रहा हो तो पहली स्टेज जिसमें हम सेंसेस से सीखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बात किया था 0 से लेके 2 साल, ये जो उम्र होती है यहाँ पर हम अपनी सेंसेस से सीखते हैं, इंद्रियों से सीखते हैं, इसलिए ये इंद्रिय गामक अवस्था है। तो ये पहला नाम तो आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा जो बाकी की तीनों हैं वो ऑपरेशनल हैं। ये देखिए, ऑपरेशनल ऑपरेशनल ऑपरेशनल। सबसे पहले प्री यानी पहला ऑपरेशनल, पूर्व जिसको हम कहते हैं, फिर कॉन्क्रीट, और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो बेसिकली शायद ये नाम आपको याद रह जाए। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं के बेसिस पे पूछा जाता है। तो जो 0 से लेके 2 साल की अवस्था है उसमें बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। उसके सामने जैसे गुड़िया रखी है तो वो उसकी तरफ चलने लग जाएगा और उसको ही अपना गोल मान के उसकी तरफ चलेगा, उसी को हम कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व। क्वेश्चन में अगर आपको पूछेगा कि कौन सी उम्र है जब बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस जहां पर नहीं होती, अगर नहीं होने की बात करेगा तो भी आप यही कहेंगे 0 से लेके 2 वर्ष, और अगर होने की बात करेगा तब भी आप वस्तु अस्थायित्व को 0 से 2 वर्ष में ही करेंगे। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, 5-6 महीने का होता है, तब उसके सामने कोई चीज आती है, होता क्या है, वस्तु अस्थायित्व। आपने कोई गुड़िया रखी थी और आपने हटा दिया कि ये कौवा ले गया, तो वो बच्चा फिर उस चीज को ढूंढेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। लेकिन जब तक वो 2 साल का होगा, धीरे धीरे तब तक उसको समझ में आने लगेगा कि चीजें ऐसे गायब नहीं हो सकती। फिर आप अगर उसको बोलोगे कि ये गुड़िया आपकी कौवा ले गई, तो वो नहीं मानेगा, उस चीज के लिए रोएगा, उस चीज को ढूंढेगा। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, यानी अब उसको पता चल गया कि चीजें ऐसे गायब नहीं हो सकती, ये इसी दुनिया में रहती हैं। इसके बाद डेफर्ड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण, यानी वो चीजों जो चीजें देखता है उसको बाद में उसकी नकल करने की कोशिश करता है। पापा को देखेगा शेविंग बनाते हुए तो फिर किसी दिन वो भी शेविंग किट लेके तैयार, मतलब बैठ जाएगा ऐसे रगड़ने के लिए, शेविंग करने के लिए। तो ये हो गए विलंबित अनुकरण। ठीक है, यहाँ पर आपके सेंसिटिव टीचर टीचर होते हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप उन्हीं चीजों को सीखते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष। यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पूर्व संक्रियात्मक में ज्यादातर चीजें जो है वो लैग करती हैं, यानी उनकी कमी होती है। ठीक है, और वहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ज्यादातर चीजें आ जाती हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कमी है और यहाँ पर वो चीजें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक नहीं होता बच्चों में, क्या चीजें क्यों हो रही हैं, वजह क्या है इस चीज के पीछे, ये उनको नहीं पता होता। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती उनके अंदर। अगर उन्होंने ये देख लिया कि चावल पक गए हैं, तो क्या चावल उसको दोबारा से कच्चा हो सकता है, वो ये बातें उनको नहीं पता होंगी। अगर रोटी बन गई है तो क्या वो दोबारा से आटा बन सकता है, ये चीजें वो रिवर्स नहीं कर सकते, इन चीजों को वो समझ नहीं सकते। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म होता है उनके अंदर। ईगो सेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रित होते हैं वो, भाई मेरा गुड्डा, मेरे पापा, मेरी मम्मी। अगर कोई और बच्चा आके उनकी मम्मी के गोद में बैठ जाए तो वो उसको हटाने के लिए रोने लग जाएंगे, क्योंकि ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता होती है। सिंबॉलिक थॉट होते हैं, सिंबल एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है, जब बेजान चीजों को भी जीवित समझा जाए। आपने देखा होगा बच्चा अगर गिर जाता है तो रोने लग जाता है, और आप अगर जमीन को 2 थप्पड़ मार दो तो वो खुश हो जाएगा कि मुझे चोट लगी थी तो इस जमीन को भी चोट लगी और अब मेरा दर्द ठीक है। तो ये होता है एनिमिज्म। ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यहाँ पर आपका लॉजिक आ जाता है, तर्क आ जाता है। ये CCS आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। क्लासिफिकेशन मतलब वो चीजों को वर्गीकरण कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, और सीरिएशन कर सकता है। और क्लासिफाई कर सकता है चीज़ों को अलग अलग उनके बेसिस, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कि भाई इस चीज़ की प्रॉपर्टी ये है तो ये चीज़ होती है। मतलब आप मान लो शेप्स को ले लो, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये हैं, तो वो क्लासिफाई कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है
चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर जो है ज्यादातर चीजें बच्चा जो है करने लग जाता है, जो यहाँ पर लैग करती थी ना वो चीजें अब यहाँ पर आ जाती हैं उसके अंदर। फोर्थ है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 साल से ऊपर के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चीजें, जो चीजें उसके सामने नहीं है वो उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है। हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग, ये क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो है आप मतलब जैसे फिजिक्स वगैरह कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारी वो रीजनिंग वाली जो तर्क देने वाली जो क्षमता है वो यहाँ पर विकसित हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें थी स्टेजेस जो हमने इसमें पढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी की। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे थे उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो उम्र के अनुसार सीखता है, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बच्चा जो है वो उम्र के अनुसार सीखता है, और उन्होंने अपनी स्टेजेस दे दी, 4 स्टेजेस उम्र के अनुसार, एजेस के अनुसार। पर वाइगॉत्स्की ने कोई भी एज पर जोर नहीं दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि बच्चा समाज से अंतः क्रिया करके सीखता है, समाज से सीखता है। मतलब मान लो उसकी उम्र कम भी है और आपने उसको समाज में भेज दिया सीखने के लिए, 4 लोगों में मैं ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो चीजों को एक्वायर कर लेगा, चीजों को सीख लेगा, ठीक है। ये कहते हैं वाइगॉत्स्की। इन्होंने 3 चीजों को बहुत महत्व बता दिया इन्होंने, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। SLC कह सकते हैं आप इसको, SLC, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, SLC। इस पर इन्होंने बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा इन तीनों से ही सारी चीजें सीख लेगा, इससे ही उसका पूरा विकास हो जाएगा। समाज में अंतःक्रिया करने दो, उसके उसकी भाषा प्रयोग करने दो, और उसका कल्चर जो है वो उसको सब कुछ सिखा देगा। इसके अलावा इन्होंने 3 टर्म्स दिए थे अपनी थ्योरी में, ZPD, स्काफ फोल्डिंग और MKO। स्काफ फोल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ZPD से भी क्वेश्चन आपके कभी कभी आ जाते हैं। स्काफ फोल्डिंग मतलब हिंदी में इसको पाड़ बोलते हैं या फिर मचान बोल सकते हैं। होता क्या है ये बेसिकली, ये मैं अभी समझाऊंगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्पीच बताई थी, टाइप्स ऑफ स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। होती क्या है ये देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो आपस में, हम जैसे मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, बेसिकली नॉर्मल जो स्पीच होती है वो सोशल स्पीच है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच जब आप खुद से ही बोल बोल के बातें करें। यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली क्या बात है, जब आप खुद से, जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया और मैं आपस में बातचीत कर रहा हूँ अपने से कि आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे ये चीज़ें बोलनी है, हेलो सर, हाउ आर यू। तो ये क्या है, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, जो 3 वर्ष की उम्र से आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट साइलेंट इनर स्पीच, जो 7 वर्ष तक आती है, जब आप भाषा मतलब अपने आप से बात तो करते हैं पर अब आवाज़ आपके अंदर चली गई, आप साइलेंटली बात करते हैं, कोई और बाहरी व्यक्ति सुन नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया साइलेंट इनर स्पीच। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइवेट स्पीच है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है प्राइवेट स्पीच क्या होती है। अब हम समझते हैं स्काफ फोल्डिंग, ZPD और MKO को क्या है। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ऐसा दायरा जहां तक आपका विकास हो सकता है। अगर बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं तो ये इनका एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी वो स्विमिंग सीख सकते हैं, ठीक है। ये उनका संभावित विकास का क्षेत्र है, संभावित विकास का क्षेत्र, इसको हिंदी में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मोर MKO होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी आपसे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति। ये जो व्यक्ति आपको स्विमिंग सिखाएगा ये हो गया मोर नॉलेजेबल अदर। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है, जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, टेम्परेरी हेल्प, यानी जब तक आपको मदद की जरूरत है बस तभी तक आपको मदद दी जाएगी, तो इसको कहते हैं हम टेम्परेरी हेल्प को स्कार्फ फोल्डिंग। यानी जो ये मदद दी जा रही है, ये जो मदद दी जा रही है बच्चे को सीखने के लिए, वो है आपकी स्कार्फ फोल्डिंग। ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि ये टेम्परेरी हेल्प है, जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आपसे हटा ली जाएगी, तब आपको कोई पकड़ के नहीं सिखाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कोलबर्ग की थ्योरी पे। प्याजे और वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी, पर कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट की है। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, आपका नैतिक विकास, यानी यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें बताई, जैसे मोरल होता क्या है, नैतिक विकास, और मोरल डिलेमा क्या होता है, ये चीजें, यानी और मोरल रीजनिंग क्या होता है, नैतिक तर्क क्या होते हैं, और डिलेमा मतलब जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जब आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या चाहिए, मुझे ये करना चाहिए ये करना चाहिए। इन्होंने एक थ्योरी बताई थी, एक कहानी बताई थी हाइंस की, हाइंस डिलेमा, जिसमें हाइंस जो होता है उसकी बीवी बीमार हो जाती है और उसकी जो दवाई होती है वो कहीं मिल नहीं रही होती है, बस एक ही जगह मिल रही होती है, और वो भी बहुत महंगी होती है, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उससे तो कोलबर्ग जो है वो यही कहते हैं कि अब इस केस में वो करेगा क्या, क्या उसको दवा चुरा लेनी चाहिए,
या उसको अपनी बीवी को मर जाने देना चाहिए। तो इसीलिए इसी के बेसिस पे उन्होंने जो अलग अलग लोगों से आंसर लिए, उसी बेसिस पे उन्होंने स्टेजेस बताई और कुछ लेवल्स बताए। इन्होंने 3 लेवल्स बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। 3 लेवल्स बताए और इन्हीं 3 लेवल्स में 6 स्टेजेस बताई। ठीक है, पहला जो लेवल है उसकी 2 स्टेज, दूसरे लेवल की 2 स्टेज और तीसरे लेवल की 2 स्टेज। अब ये क्या होती हैं, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें स्टेज 1 क्या है, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ये 8 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं जो वो इस तरीके की काम करते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन यानी जब आप कोई काम करते हैं सजा से बचने के लिए, जैसे होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें पिटाई मिलेगी, तो ये क्या हो गया, ये कैसा काम हो गया, सजा से बचने के लिए। यानी इस उम्र का जो बच्चा होगा वो क्या बोलेगा कि भाई अगर हाइंज ने उस दवा को चुराया तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए उसे दवा नहीं चुरानी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है इसमें स्टेज 2, वो है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होती है यहाँ पर कि भाई अगर मैंने ये काम किया तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। या फिर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने कल तुझे पेंसिल दी थी तो आज मैं तेरी इरेजर यूज करूंगा। छोटे बच्चे इस तरह की चीजें करते होंगे, आपने देखा होगा। तो ये हो गया स्टेज 2, जो जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होती है। स्टेज 3 क्या है, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ पर स्टेज 1 जो था, यहाँ पर बच्चे की अपनी कोई मोरालिटी नहीं थी, वो या तो सजा से बचने के लिए काम कर रहा था या फिर एक्सचेंज के लिए कि मैंने तेरे लिए किया था अब तू भी मेरे लिए करेगा। इस लेवल में क्या होता है, इस लेवल में होता है जब बच्चा समाज के द्वारा बनाई गई चीजों के लिए काम करता है। जैसे पहला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए, जो समाज ने निर्धारित कर दिया, या मम्मी ने बोला है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और मेरा बेटा ऐसे ऐसे काम करता है, मम्मी ने मक्खन लगा दिया, अब बेटा सारा काम कर लेगा फटाफट से। तो ये होता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, अच्छा बनने के लिए दूसरों की नज़र में। चौथी स्टेज है आपकी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। यहाँ पर आप रूल्स को रूल्स मानेंगे कि भाई रूल तो रूल होते हैं, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो ये है स्टेज 4। ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि कौन सी स्टेज में सजा से बचने की बात होती है, या कौन सी स्टेज में म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होती है, कौन सी स्टेज है जहाँ पर गुड गर्ल या गुड बॉय की बात होती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, रूल्स आर रूल्स, रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये कौन बोलता है, स्टेज 4 वाला। स्टेज 4 वाला व्यक्ति 10 से 13 साल के जो बच्चे हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं। अब 13 जो है वो जो आते हैं पोस्ट कन्वेंशन लेवल में, जिसमें स्टेज 5 है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएशन, यानी इंडिविजुअल राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई मुसीबत में है तो वो झूठ नहीं बोल सकता। हाइंस जो है वो झूठ भी बोल सकता है और चोरी भी कर सकता है अगर उसको जरूरत है। तो यहाँ पर स्टेज 5 वाला जो व्यक्ति होगा वो कहेगा कि भाई इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, आपके रूल्स ज्यादा जरूरी नहीं है, रूल तो तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, स्टेज 5। स्टेज 6 क्या कहता है, यहाँ पर सेल्फ चूजन प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सारी चीजों से ऊपर उठ के है कि भाई जो मुझे सही लगेगा, जो मेरा ईमान होगा, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होंगे मेरे, मैं उनको मानूंगा। जैसे गांधी जी हो गए और वो सब हो गए, इन लोगों ने जो हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी, एक मतलब यहाँ पर अब वो दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, और ये अपने सिद्धांतों पे अपने प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। तो ये हो गया स्टेज 6। ये 6 स्टेजेस थी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इनके नाम को याद करने में तो बिल्कुल आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सब में देखो एक ही नाम है, कन्वेंशनल कन्वेंशनल कन्वेंशनल। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद, और दो दो स्टेजेस हैं सबकी। पहली स्टेज में बच्चा जो छोटे बच्चे हरकतें करते हैं, जैसे सजा से बचने वाला और एक दूसरे से कि तूने मेरा लिया था मैंने तेरा लूंगा, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस हैं। इसके बाद जो गुड बॉय गुड गर्ल और रूल्स आर रूल्स, ऐसे ऐसे कौन बोलता है, तीसरी और चौथी स्टेजेस। ठीक है, और पांचवी और छठवीं स्टेज कौन सी है, जहां पर इससे बड़ी बात है कि रूल्स को ब्रेक भी किया जा सकता है और मैं अपने सिद्धांतों पर काम करूंगा, जो मुझे बेहतर लगेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो काम करूंगा। ये लास्ट स्टेज आपकी हो गई। ठीक है, ये थी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बाद अब आप हम एक इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे, वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। आजकल इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर की ये थ्योरी थी बहुबुद्धि सिद्धांत की। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें 8 टाइप्स उन्होंने बताए थे। इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। इससे पहले इससे भी पहले कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा कि भाई जो इंटेलिजेंस है वो तो सिर्फ आईक्यू है, आपका अगर दिमाग तेज है, आप अगर चीज़ों को अच्छे से रट लेते हैं, बोल लेते हैं, तो आप
बुद्धिमान है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, ये बहुत तरह की होती है, और इसके लिए इन्होंने 8 टाइप्स बताए थे, ठीक है? 8 टाइप्स इन्होंने बताए थे, वो आपको ध्यान रखना है कौन-कौन से। म्यूजिकल, यानी जिसमें संगीत बहुत अच्छे से समझ लिया, उसके अंदर म्यूजिकल इस तरह की इंटेलिजेंस है, जैसे अरिजीत सिंह हम एग्जांपल ले सकते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब जो बॉडी से स्मार्ट हो, मतलब अपने बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग कर ले, जैसे सर्जन हो गया। सर्जन लोग क्या करते हैं, अपने हाथों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं, तो वो इस तरीके इसमें आ जाएंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो बॉडी से अपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लें। इंटरपर्सनल कौन है, जो पीपल स्मार्ट हो, मतलब लोगों को बहुत अच्छे से समझ ले, जैसे जो आपके बाबा वगैरह हो गए, है ना, या नेता वगैरह हो गए, ये लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन लोगों के मन में चल क्या रहा है और उसको फिर फटाफट से फॉलो कर लेते हैं। तो इंटरपर्सनल जो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ ले। उसके बाद एक आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब जो सेल्फ स्मार्ट हो, जो खुद को समझ सके, कि भाई मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, तो वो हो गया इंटरपर्सनल, ठीक है। इसके बाद आता है वर्बल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब जो वर्ड स्मार्ट हो, जो शब्दों के साथ खेले, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, कविताएं लिखी, तो वो क्या है, वर्ड स्मार्ट है। उसके बाद है एक लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसके मैथ्स बहुत अच्छी हो। इसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक, जो नेचर में बिलीव करता हो, नेचर से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके, वो उसके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस है। एक और है जो स्पेशियल इंटेलिजेंस, विजुअल नहीं, सिर्फ स्पेशियल आप ध्यान रखेंगे, विजुअल यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस किसके अंदर होगी, जो किसी जो पेंटर वगैरह होते हैं, जो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, या जो हवाई जहाज उड़ाता है, जिसको रास्तों का ज्ञान हो, या जो सेलर्स हो गए, इस तरह के लोग जो हैं वो स्पेशल इंटेलिजेंस रखते हैं, ठीक है। तो ये आठों प्रकार आपको याद रखने हैं, बस इतनी सी मेहनत कर लेना। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, फैक्ट्स हैं हमारे आईक्यू या इंटेलिजेंस और आईक्यू को लेकर, ये भी आपको याद रखना है। जैसे आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है, वो किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने दिया था, ये भी याद रखना है। इसके बाद आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु, और अपॉन में क्रोनोलॉजिकल आयु, यानी बायोलॉजिकल एज जो है आपकी, जितने वर्ष के आप हैं, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। और इसको मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एल्फ्रेड बिनेट ने, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक चीज जो याद रखनी है, ये आईक्यू टेबल है आपकी यहाँ पर, ठीक है। आईक्यू टेबल में जो 70 और उससे नीचे वाले होते हैं, वो एक्सट्रीमली बिलो होते हैं, मतलब उनका जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। एवरेज आईक्यू क्या है, एवरेज आईक्यू आपकी 9 से 110 है, सॉरी 90 से 110 है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 50% पॉपुलेशन जो है वो आपकी एवरेज आईक्यू वाली है, ठीक है। अगर आपको हाई आईक्यू की बात करें तो 131 और उससे ऊपर वाले जो बंदे होंगे, वो आपके एक्सट्रीमली ब्राइट और हाई आईक्यू वाले बंदे होंगे, और ऐसे सिर्फ 2% पॉपुलेशन हमारी है, ठीक है। बात करें अगर क्रिएटिविटी की, तो इसका जो मेन फोकस है वो क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी जिस बच्चे के पास डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो क्रिएटिव कह सकते हैं हम उसको। तो क्रिएटिविटी के लिए मेन फोकस क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोकस पॉइंट। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका एनसीएफ है, ठीक है। एनसीएफ में जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, ऐसा इस बात पे हमारा पूरा एनसीएफ बेस्ड है। और ये टीचर्स को फैसिलिटेटर कहता है, यानी सुविधादाता कहता है। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। और इसके अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो कुल मिला के ये जो पांचों प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसी में नहीं आएंगे, पांचों सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रोट लर्निंग से दूर लेके जाना है, रटाना नहीं है कोई चीज, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉलेज को बाहर की दुनिया की नॉलेज से कनेक्ट करना है, जो चीजें आप बच्चे को स्कूल में सिखा रहे हैं वो उसके आम जिंदगी में काम आनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, फ्लेक्सिबल बनाना है आपको एग्जामिनेशन और क्लासरूम को, ठीक है। फ्लेक्सिबल कैसे, एग्जामिनेशन बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, या क्लासरूम लर्निंग में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना, डंडे नहीं लेके बैठा हो टीचर, सिर पे ना सवार हो बच्चों के, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। चौथा क्या है, गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी जो चीजें आप सिखा रहे हो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, आपको उसको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना है, और सिर्फ किताबों पर ध्यान नहीं देना, पूरे करिकुलम को रिच करना है, ठीक है, बाकी चीजों के बस सहारा लेना है। और फिफ्थ है नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हों, जिसमें देश को लेकर एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्रिएट कर सके, हम ऐसी एक आइडेंटिटी बना सकें, ठीक है। ये हो गए आपके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो ये पांचों गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको बहुत
एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हमारे मेन स्कोरिंग पॉइंट्स थे, जो याद करने वाली चीजें थी, वो मैंने आपको रिवाइज करा दी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, वो मैं बताता हूँ क्या क्या है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग क्या है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। मतलब जरा सी भी चीजें आपने समझ ली ना, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। आरटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज मैं आपको कितनी बार पढ़वा चुका हूँ। आपके हिंदी का जो रिवीजन किया, इंग्लिश का जो रिवीजन किया, दोनों में है। ईवीएस के रिवीजन में भी हमने डिसेबिलिटीज को रिवाइज किया था। इसके बाद सीसी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। फटाफट से देखते हैं। लैंग्वेज और डेवलपमेंट के बारे में कौन कौन क्या बोलते हैं, ये बातें भी हमने रिवाइज की थी, फिर भी देख लेते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाई, बच्चा आयु के अनुसार सीखेगा, ठीक है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, वैसे उसी हिसाब से वो चीजों को सीखेगा। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखेगा। जब तक उसका समाज से इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक वो चीजों को नहीं सीख सकता, ऐसा कहते हैं लेव वाइगॉत्स्की, ठीक है। स्किनर क्या बोलते हैं, बच्चा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखेगा। अनुकरण मतलब एक दूसरे की कॉपी करके, और अगर आपने उसने कुछ चीजें कॉपी की और आपने उसको री कर दिया, मतलब और ज्यादा उसको प्रोत्साहित कर दिया, प्रोत्साहन भर दिया, तो वो और अच्छे से उस चीजों को सीखेगा। ऐसा कौन कहते हैं, बीएफ स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो अपने आप चीजों को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, भाषा को ग्रहण कर लेता है। भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि है 2 से 6 वर्ष, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सभी को इंक्लूड करना है, चाहे उसके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो, मानसिक रूप से अलग हो, मतलब किसी भी प्रकार का बच्चा है, सभी को इंक्लूड करना है, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। और सबके लिए, ये नहीं कि आपने सबको सिर्फ एक क्लास में लाकर बिठा दिया, सबके लिए अलग अलग प्लान भी होने चाहिए। अगर कोई देख नहीं सकता तो उसके लिए अलग, और कोई सुन नहीं सकता तो उसके लिए अलग सुविधा, मतलब सबको उनकी जरूरतों के हिसाब से सुविधा देना, ठीक है। ये है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर आप सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, किसी को भी अलग थलग नहीं करेंगे, कि कोई सुन नहीं सकता तो आपने उसको क्लास के साइड में बिठा दिया कि भाई तुझे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अलग पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सेग्रीगेशन आप नहीं कर सकते। और कभी भी आप बच्चे के अंदर कोई चेंज लाने को नहीं बोलेंगे। जब भी कोई चेंजेस की बात होगी तो आप सिस्टम में चेंज करेंगे। टीचर अपने अंदर चेंज करेगा, बच्चे के अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, बच्चे को आपको क्रिएटिव मानना है, क्यूरियस मानना है, और ये मानना है कि वो जो है बचपन से ही सीखने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है, वो सारी चीजों को सीख सकता है। बच्चा जो है वो सुपर चाइल्ड है, वो सब कुछ सीख सकता है। गलती कहाँ होगी, गलती सिर्फ टीचर की होगी, ठीक है, बच्चे की कोई गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी चीज अगर कहीं पे जरूरत है सुधार करने की, तो वो टीचर सुधार करेगा। बच्चे को, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। बच्चा जो है वो क्रिएटिव है, क्यूरियस है, ये आप मानकर चलेंगे। बच्चा जो है एक स्मॉल प्लांट की तरह है, जिसे आपको पोषण देना है, ठीक। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या है, यानी सबके लिए एजुकेशन प्लान अलग अलग से, ठीक है। कोई अगर सुन नहीं सकता तो उसके लिए अलग, यानी इंडिविजुअल को ध्यान रख के जो एजुकेशन प्लान बनाया जाता है, वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो जॉन डीवी ने दी थी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। जब जहां पर ये माना जाए कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज अपने आप एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकता है। यहाँ पर इन शब्दों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया जाता है। और भी ये कुछ पॉइंट्स हैं। टीचर को फैसिलिटेटर माना जाता है। ये लोग आपके कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, पियाजे, वाइगॉत्स्की, ये लोग भी यही मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकता है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या है, यानी डायग्नोज करना प्रॉब्लम को और उसकी रेमेडी देना, यानी जो भी कमी है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कमी कहाँ पर है, उस प्रॉब्लम को फाइंड करना और उस पर सॉल्यूशन देना, उस पर काम करना, उसका उपचार करना, बेसिकली करेक्ट वर्ड आप क्या ध्यान रखेंगे, उसका उपचार करना, ठीक है। उसका निदान करना और उसका उपचार करना, यही है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसका मतलब बेसिक क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो एजुकेशन है, वो एक फंडामेंटल राइट है, यानी उनका एक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, ये उनको मिलना ही चाहिए, ठीक है। और इसकी उम्र क्या थी, 6 से 14 वर्ष, ठीक। डिसेबल के लिए ये उम्र जो थी 6 से 18 वर्ष थी। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को मिलनी चाहिए डिसेबल के लिए, और नॉर्मल के लिए 6 से 14 वर्ष, ठीक है।
ये कुछ चीजें हैं, ये भी आप नीचे पढ़ लेंगे और ध्यान रखेंगे इनको। बेसिकली इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि फंडामेंटल राइट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। अब हम बात करते हैं सीसीई यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी लगातार और व्यापक रूप से चलने वाला जो मूल्यांकन है हम उसको कहते हैं सीसीई। आपका सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ना हो रहा हो, आपने आपका फिजिकल डेवलपमेंट कितना अच्छा हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट कितना अच्छा हो रहा है, यानी सारे एस्पेक्ट होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। ठीक। अब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो फीडबैक के लिए होता है और ड्यूरिंग द टीचिंग होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि मैंने पियाजे की 4 स्टेजेस कौन सी बताई, बताओ बच्चों। तो ये क्या हो गया, फीडबैक के लिए हुआ और ड्यूरिंग द टीचिंग हुआ, और ये इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, मान लो कहीं कोई चीजें आप भूल रहे हैं, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, तो उसके लिए ये फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर होता है। ठीक। समेटिव असेसमेंट क्या है, ये जजमेंट के लिए होता है और फाइनल रिजल्ट के लिए होता है और आफ्टर द सेशन होता है, पढ़ाई के बीच में नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा साल के अंत में जो आपका फाइनल एग्जाम होता है वो आपका समेटिव असेसमेंट है और ये जजमेंट देने के लिए होता है। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, सीखने के लिए आकलन, जब आप सीख रहे हैं और आपको उस दौरान सीखने के लिए आकलन करना है। जैसे ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये आता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो ये हो गया आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर आपके टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, सीखने का आकलन, यानी जो आप सीख चुके हैं उस चीज का आकलन करना। फॉर जजमेंट होता है, सबमिटिव वाला जो है वो आपका इसमें आएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। ठीक। मैं आपका कोई टेस्ट लेता हूँ चैप्टर पढ़ाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद या साल के अंत में जजमेंट देने के लिए, तो वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। यहाँ पे भी दोनों टीचर स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, सीखने के रूप में आकलन, ये जो है सीखने के दौरान ही होता है यहाँ पर, और टीचर की जरूरत नहीं होती, आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं या फिर पीयर असेसमेंट होता है। ठीक है, आप और आपका दोस्त आपस में पूछ सकते हैं चल बता तूने कितना सीखा, या आप खुद से देख सकते हैं कि यार मुझे ये चीज आ रही है क्या, मैं रिकॉल करके देखता हूँ एक बार। तो ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जब आप सीखने के रूप में सेल्फ असेस करते हैं खुद को। असेसमेंट से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो एक ऐसा होता है, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो में क्या होता है, आपकी ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है, क्रमिक प्रगति जो होती है उसका सारा रिकॉर्ड आपके पोर्टफोलियो में होता है। ये असेसमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप बच्चों की सारी अच्छी चीजें और बुरी चीजों को नोट करते हैं कि बच्चे की वीकनेसेस क्या हैं और बच्चा अच्छा कहाँ पर कर रहा है, किन चीजों में। ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सारी चीजें हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखते हैं। और क्या ध्यान रखना है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आप कोई भी जजमेंट नहीं देते, बस आपको चीजों को एज इट इज रिकॉर्ड करना है। बच्चे ने आज ये अच्छा किया, बच्चे ने आज ये बुरा किया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इन सबको आपको बढ़ावा देना है। एग्जाम में अगर ये पॉइंट्स आपके सामने आते हैं तो आप इनको पॉजिटिव पॉइंट्स मान के इनके साथ जाएंगे। ठीक है, ये आप एक बार अपने आप पढ़ लेंगे। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिवाइज करा दी, ये जितना मैंने रिवाइज कराया ना, कम से कम 25 नंबर का पूरा मटेरियल है। सीडीपी में 25 नंबर, आप इसको अगर अच्छे से समझ गए हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो यहाँ पर वैसे तो रिवीजन कराना था, फिर भी मैंने सारी चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है पूरी पूरी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया, सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमिडिस्टल बताया, उसकी 4 स्टेजेस बताई। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस मैंने आपको बताई, एक बार मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का उनके बीच में डिफरेंस को जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स समझी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी और कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको 1 नंबर मिलेगा। स्टेजेस में 4 स्टेजेस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, इन्फेंसी से लेके यहाँ तक की जो 4 स्टेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने ये 4 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, पीसीएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। फिर हमने सोशलाइजेशन को समझा क्या होता है, यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं। जेंडर क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। उसके अलावा सेक्स जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। स्टीरियोटाइप समझा, बायसनेस समझी। ठीक। मोटिवेशन से 1 नंबर आपको मिलेगा। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग मिला के आपको 5 से 6 नंबर पूरे पेपर में, 5 से 6 नंबर यहाँ से आपके पक्के हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है, 2 क्वेश्चन कम से कम, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। यहाँ से 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। एनसीएफ जो है
बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरे पेपर में कम से कम 5 से 6 नंबर एनसीएफ आपको दिला सकता है पूरे पेपर में, ठीक है। एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है। उसके अलावा ये कुछ छोटी छोटी चीजें हमने, चाइल्ड सेंटर्ड, कंस्ट्रक्टिविज्म, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी आज के इस सेशन में, ठीक है। तो अब बस आपको करना क्या है, रिवीजन करते रहिए अपना, और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वीडियो को आप एक बार को लाइक मत करो, चल जाएगा, पर इसे शेयर जरूर करना, ठीक है। जितने भी लोग आपको एग्जाम दे रहे हो सबको शेयर करना ये पीडीएफ। बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना और पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए।